कि मैं जिस गाँव से आता हूँ, उस गाँव में मैम स्कूल का अभाव है। कि मैं शुरू से ही एक चीज़ मैं समझ गया था कि मैं जो अपनी किस्मत है, जो अपना लक है, उसे केवल अपनी मेहनत से बदल सकता हूँ। हिंदी मीडियम से जो मेरा फर्स्ट ईयर में था, हुँ, उससे स्विच करना इंग्लिश मीडियम में एकदम आसान नहीं था मेरे हुँ, लिए। हुँ, मैंने लगभग 3-4 महीने द हिंदू को फ़ॉलो किया था न्यूज़पेपर को और इंग्लिश की बुक पढ़ी। हुँ। बुक में तो फिर भी काफ़ी हद तक समझ में आ जाता था, लेकिन हिंदू एकदम ऊपर से जाता था। तो जी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो जी, लिटरली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जी, बट जब बारी आती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की, जी। तो वहाँ बीट जी। होते हैं। मेरी इंग्लिश काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छी थी। हुँ। मुझे मतलब पता नहीं था, हनुमान जी की तरह मुझे एहसास नहीं था कि मेरी इंग्लिश अच्छी है। दूसरे अटेम्प्ट के टाइम पर क्या थॉट प्रोसेस था? क्योंकि ऑब्वियसली आप दिल्ली आ चुके थे। उस कॉम्पिटिशन के माहौल में थे जी, जहाँ आप देखेंगे हर दूसरा बच्चा भी क्या मतलब हर पहला बच्चा जी, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा जी। है। मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट अगर आप नए हैं तो एकदम चकाचौंध करने वाला है। आप जैसे रुके हुए हैं, अगर आप थोड़ा भी रुक गए तो लोग आपके ऊपर से निकल जाएँगे। आप बहुत मूवी टाइप वाले पर्सन हैं, जी मैम, मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। इतनी ज़्यादा कि मैं नई आई हुई कोई मूवी नहीं छोड़ता हूँ। 12th फेल देख के क्या लगा कि मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ? जी मैम, वो बैकग्राउंड वैसा था ना कि वही ग्रामीण पृष्ठभूमि है। ये रिजल्ट आने से पहले क्लियर हो गया था कि मेरा मेंस नहीं होगा। तो प्रेशर इतना ज़्यादा था ना कि वो क्वेश्चंस जो होते थे लोगों के, वो कि भैया अभी हुआ है या नहीं हुआ है, अभी कितना टाइम लगेगा, अब तो आपको कोई दूसरी जॉब देख लेनी चाहिए। मतलब वो ऐसे लगते थे कि मैंने बहुत दिन तक मेरा गाँव में जाना भी कम हो गया था। जो बच्चे मेरे से भी हम्बल बैकग्राउंड से या मेरे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी स्टोरी मैम दब के रह जाती है। नमस्कार साथियों, टॉपर स्टॉक की इसी श्रृंखला में हाजिर हैं फिर से एक और टॉपर स्टॉक लेकर और मैं हूँ सुगंधा। तो तथास्तु आईसीएस में हमारे साथ मौजूद हैं इस साल यूपीएससी सीएससी 2023 रिजल्ट के एक और टॉपर मिस्टर पवन कुमार। रैंक जिनकी आई है 239 239 रैंक के साथ इन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया है। और सर की बात करें तो सर की कहानी काफ़ी फेमस हो रही है। हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में, मीडिया में, आर्टिकल्स में और यूट्यूब में देखा है सर की कहानी को। और हम चाहते हैं कि आप भी उनकी कहानी सुने, उनकी ज़ुबानी। बहुत-बहुत स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद मैम। और सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैम बहुत रिलीविंग महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हुँ, जी, यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, तीसरा आपका अटेम्प्ट था ये, जी, है ना? जी तो मैम। मतलब जब रिज़ल्ट आया तो क्या एक्सपेक्टेशन थी इस बार होगा या नहीं? मैम मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो मेंस था मैम, वो इस बार मैंने सारे पेपर कंप्लीट किए थे हाँ जी। और मेरा जो इंटरव्यू था वो काफ़ी अच्छा हुआ था मैम। हुँ, हुँ। तो मुझे ये लग रहा था मैम कि मेरा लिस्ट में नाम होना चाहिए। मतलब मैं कोई रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई अच्छी रैंक आएगी, लेकिन ये था दिल में कहीं न कहीं हुँ, हुँ। और मैं यही उम्मीद करता था कि मेरा रैंक में इस बार लिस्ट में इस बार नाम होना चाहिए। तो मैम यही उम्मीद थी। मतलब मैं एकदम कॉन्फिडेंट नहीं था कि होगा ही, हाँ, बस ये लग रहा था कि आ जाए। तो क्या 2024 की तैयारी कर रहे थे? हाँ, मैम वो दिमाग में था। वो हम्बलनेस थी मैम क्योंकि मैम इतना सब्जेक्टिव है मेंस कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। जी। तो ये मेरा मतलब था कि 2024 के प्रीलिम्स के लिए मैं साइड बाय साइड करता रहूँ। हुँ। अच्छा, आपकी कहानी की बात करते हैं, जी, काफ़ी फ़ेमस है, फ़ेमस हो रही है। जी। अच्छा, ऐसा लगता है कभी-कभी कि यूपीएससी क्लियर नहीं होता तो शायद मेरी कहानी किसी को पता नहीं चलती? मैम ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ मैम, मुझे सफलता मिली तो मेरी स्टोरी हाइलाइट हो रही है और हाँ, काफ़ी लोग इससे इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं, जी, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी। पर मैम वहीं एक दूसरा पहलू है कि मेरे जैसे या मेरे से भी जिनका बैकग्राउंड और भी ज़्यादा हम्बल है, वो काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश काफ़ी सारी परिस्थितियाँ हैं, एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि अराउंड 10 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, वो फॉर्म में अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन होता है 1000 से भी कम बच्चों का। तो ऐसे में सक्सेस रेशियो में बहुत ज़्यादा कम है। तो जो बच्चे मेरे से भी हम्बल बैकग्राउंड से या मेरे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी स्टोरी मैम दब के रह जाती है। उनकी स्टोरी को कोई भी हाइलाइट नहीं करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरी एक गुज़ारिश है कि उन स्टूडेंट्स की भी स्टोरी को हाइलाइट किया जाए, जो सिलेक्शन नहीं पा पाए हैं, ताकि लोग एकदम से रश ना हो जाए कि बस यूपीएससी करना है। मतलब थोड़ा बैकअप और सेफ्टी उनके दिमाग में रहे।
अच्छा, आपने कोई बैकअप ऐसे सोच रखा था कि अगर यूपीएससी नहीं होगा तो क्या जी। करूँगा? मैम मेरे दिमाग में ये था कि मैं एक तो मैम थोड़ा-सा मेरा जो प्रोसेस थी यूपीएससी की तैयारी को लेके, वो ठीक थी मैम। मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा हुँ, हुँ, सिलेक्शन। हुँ, हुँ। क्योंकि मैम इससे पहले मैंने 2022 में मेंस लिखा भी था। हाँ जी। तो उसमें आंसर राइटिंग की कमी के कारण मेरा इंटरव्यू के लिए नहीं हो पाया था। हुँ, लेकिन इस बार मैं काफ़ी होपफुल था कि मेरा मेंस ठीक होगा। हुँ, तो एक तो मैम ये दिमाग में था। दूसरा मेरा ये था कि अगर 3-4 अटेम्प्ट तक जाते-जाते मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो मैं बैकअप के तौर पर इसके जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं, जिनका सिलेबस नियरली ऑलमोस्ट सेम है, यू लाइक मैम स्टेट पीसीएस, यूपी स्टेट पीसीएस। पीसीएस, सीएपीएफ है हुँ, हुँ, या हुँ, हुँ। ईपीएफओ हुँ, है, हुँ, हुँ। तो मेरा उधर था कि उन्हें मैं ट्राई करूँगा। हुँ, इसके अलावा मैम ये था कि लॉन्ग टर्म में मैं हुँ, कुछ प्राइवेट जॉब करके मैं अपनी मास्टर्स परस्यू करूँगा हुँ, हुँ, और इधर टीचिंग लाइन में भी जा सकता हूँ। तो हुँ, मैम हुँ, कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है। हुँ। तो पवन जी, बुलंदशहर यूपी के इस डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव से आप आते हैं, जी मैम। है ना? जी। थोड़ा-सा कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आखिर यूपीएससी की लगन या यूपीएससी का सपना कब देखा? जी। मैम एक्चुअली जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी, तो कक्षा 8 तक मेरी स्कूलिंग मेरे ननिहाल में हुई थी। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे हुँ, मनोज सोलंकी एंड संजय सोलंकी सर, हुँ, हुँ, वो मेरे अंदर काफ़ी मतलब पोटेंशियल देखते थे। उनका कहना था कि आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है हुँ, और आप अगर मेहनत करेंगे, तो आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो सकता है। हुँ, हुँ। तो मैम ये पहला इन्फ्लुएंस था, जहाँ से मैं प्रेरित हुआ कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज करनी चाहिए। अच्छा, जब उन्होंने बोला ऐसा कि जी, यूपीएससी हो सकता है, जी, तो क्या 8th क्लास में पढ़ने वाले पवन को जी। यूपीएससी के बारे में पता था? जी मैम। मैम यहीं पर मैं आने वाला था कि जी। मैम उस टाइम ये मेरे लिए एकदम ऐसी चीज़ थी कि मुझे नहीं जानकारी थी। हुँ, हुँ। लेकिन ये लगता था कि सर कुछ तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ। तो ये जो बड़ी बात वाली जो बात थी क्योंकि उस टाइम बाल मन होता है, हुँ, तो अच्छा लगता है कि कोई प्रशंसा करे। बिल्कुल। और वो मेरे लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते थे, तो मेरे मन में ये था कि हाँ, यूपीएससी करनी है। हुँ, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी। हुँ, यहाँ से मैम मेरे मामा जी सोनू सोलंकी, हुँ, हुँ, उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप तैयारी कीजिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। हुँ। यहाँ से मैम कक्षा 9th में मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हुआ। अच्छा। तो नवोदय विद्यालय से मैंने कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा ली। हुँ, हुँ। वो मैम ऐसा पहला प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ से मुझे एक्सपोज़र मिलना स्टार्ट हुआ और मुझे जानकारी मिलनी स्टार्ट हुई। क्योंकि मेरे वहाँ के जो नवोदय के टीचर्स थे, जी। वो या तो प्रिपरेशन कर चुके थे या अटेम्प्ट दे रहे थे। हुँ, तो हुँ, उनसे मुझे मैम काफ़ी इन्फ्लुएंस मिला और उनसे हुँ, काफ़ी जानकारी मिली मुझे हुँ, कि कैसे करना होता है, एग्ज़ाम हुँ, का पैटर्न क्या है। हुँ, तो हुँ, यहाँ तक तो मैम ऐसे था। उसके हुँ। बाद में फिर मेरी ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई थी हाँ जी। और वहाँ पे मैम ऐसा कल्चर है इलाहाबाद का कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस का क्रेज़ काफ़ी है। हुँ। तो मैम वहाँ से मुझे पहली बार ये जो मेरी कंक्रीट तैयारी थी, वो इलाहाबाद से स्टार्ट होती है। अच्छा, मामा जी के यहाँ रह के पढ़ने का कोई ख़ास रीज़न? मैम रीज़न ये था कि मैं जिस गाँव से आता हूँ, उस गाँव में मैम स्कूल का अभाव है। केवल एक प्राथमिक प्राइमरी विद्यालय था, जिसमें उस टाइम में फैसिलिटी एकदम सही नहीं थी और टीचर्स काफ़ी कम थे। हुँ, हुँ, तो माताजी को ये था कि छोटा बच्चा है, अगर हम दूर भेजेंगे पढ़ने के लिए तो हुँ, परेशानी होगी, हुँ, सेफ्टी का कंसर्न हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैम इसलिए मेरे मामा जी के गाँव पे स्कूल थे काफ़ी अच्छा। अच्छे-अच्छे। हुँ, तो हुँ। ये मैम रीज़न था। अच्छा। जी, अच्छा, कुछ परिवार के बारे में बताइए। न्यूज़ में तो जैसे आपके जी। पिताजी किसान हैं, जी है ना? मैम। लगभग कितनी खेती होती है आपके यहाँ पे? जी। हाँ, मैम जैसा कि मैं एक किसान पृष्ठभूमि से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे यहाँ लगभग मैम 4 बीघा खेत है हुँ। और हम लोग जो खेती करते हैं, इसके अलावा पशुपालन भी करते हैं। तो पशुपालन और कृषि मेरी आय का स्रोत रहा है। तो फाइनेंशियली शुरू से कैसे रहे हैं जी। हालात आपके? मैम मैं अपने घर में मेरे अलावा मैम मेरी 3 बहनें हैं और जी, मेरे माता-पिता हैं। जी। तो हमारा 6 लोगों का परिवार है। वैसे में मैम कृषि और जो हम दुग्ध उत्पादन करते हैं, ये ऐसी आर्थिक एक्टिविटी नहीं है जो पूरे साल भर चलें। हुँ, ये सीज़नल एक्टिविटी हैं। बिल्कुल। तो मैम कई बार ऐसा टाइम आता था कि जहाँ जो हमारी ज़रूरतें होती थी, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। हुँ, तो वैसे में मैम मेरे मामा जी और मेरी मौसी, हुँ। इन 2 लोगों ने मेरी फैमिली को सपोर्ट किया। कोई ऐसा बचपन का इंसिडेंट जब ये लगा हो कि यार ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? मैम फाइनेंशियल सिचुएशंस की जी वजह से मैम। कई बार ऐसा होता है। जी, मतलब हालाँकि इट्स नॉट ओनली अबाउट पर्टिकुलर योर फैमिली। जी, आकांक्षाएँ लोगों की इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी ऊँची होती हैं कि मिडल जी, क्लास फैमिली हो या रिच फैमिली हो, कोई भी तरीके से हो, जी, वो चीज़ हर चीज़ का अभाव कभी ना कभी लगता है। बट कभी-कभी जी। आपको बचपन की कोई याद है ऐसी? मैम ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट थे जहाँ कई बार कई चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। जैसे मेरे केस में ऐसा था मैम मैंने जो चीज़ें अपने बाल्यकाल में देखी थी, जो बचपन में देखी थी, तो मेरे दिमाग पर उनका इतना इम्पैक्ट था कि मैं शुरू से ही एक चीज़ मैं समझ गया था कि मैं जो अपनी किस्मत है, जो अपना लक है, उसे केवल अपनी मेहनत से बदल सकता हूँ।
क्योंकि मैम मेरे परिवार का कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थी कि वो किसी व्यवसाय से आते हों या कोई स्पोर्ट पर्सन हो या पॉलिटिशियंस हों। तो मेरे दिमाग में एक ही था कि केवल पढ़ाई से ही मैं अपनी तकदीर बदल सकता हूँ। मैंने मैम अपने परिवार को या खुद भी मैंने कई बार छोटी-छोटी ज़रूरतों से कॉम्प्रोमाइज़ करते देखा था। तो ये दिमाग में था कि ठीक है, अभी जो भी कंडीशन है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूँगा, और ऐसे एग्ज़ाम्पल भी थे मैम, ऐसा नहीं है कि मैं यूनिक हूँ। मेरे बिल्कुल, से पहले बिल्कुल। भी, और मैंने खुद भी महसूस किया था। हुँ, हुँ। तो ये वो पॉइंट थे जिन्होंने मुझे एहसास कराया कि मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। तो इतनी छोटी उम्र में जी, इतनी मैच्योरिटी आना, जी, क्योंकि बचपन में तो बच्चों को इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। जी, अगर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं अवेलेबल हो पा रही है समय पर जी, और वो चीज़ माँ-बाप समझ सकते हैं, लेकिन जी, आपको जी। मैम ये था कि जैसे मैच्योरिटी के 1-2 चीज़ें थी मैम, जिसकी वज़ह से मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी थी उस एज में। एक तो था मैम कि मैं, जैसे जो मेरे टीचर्स थे या मेरे माता-पिता थे, मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे टीचर्स और मेरे माता-पिता इतने अच्छे थे कि जिन्होंने मुझे बचपन से ही उस रंग में ढालने की कोशिश की कि कैसे एक अच्छे इंसान को रहना चाहिए। हुँ, तो मेरे अंदर ये नहीं था कि जैसे मुझे खेल-खिलौने चाहिए या मुझे कहीं घूमना है। हुँ, हुँ। ये चीज़ें मुझे बचपन से ही मतलब एकदम अट्रैक्ट नहीं करती थी। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मैम बस अपब्रिंगिंग कह सकती हैं आप, या जो बैकग्राउंड है उससे हम्बलनेस मैम अपने आप आ जाती है। जब आप अपने बैकग्राउंड को देख रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि आपकी छोटी बहनें हैं, माता-पिता हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मैम धीरे-धीरे नेचर में इम्बाइब हो जाती हैं। वो इनकलकेट हो जाती हैं आपकी अपब्रिंगिंग के साथ। हुँ, तो यही हुँ, था मैम। हुँ। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स जी, ट्रू। तो जब यूपीएससी करने का आपने निर्णय लिया जी। और आपने इलाहाबाद से ही तैयारी शुरू करी? जी मैम। मैम ऐसा था कि ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया था, जो कि 3 वर्ष की होती है। हाँ जी। तो पहले 2 वर्ष में तो मेरा था कि मैं ग्रेजुएशन को कंप्लीट करूँगा। क्योंकि ग्रेजुएशन मेरी बीए थी, तो वो जो मेरा सिलेबस था एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी वाला, हुँ, वो काफ़ी मैच करता मेरे यूपीएससी के सिलेबस से। हुँ, तो इसका एक रीज़न ये था कि मैं अगर ये कंप्लीट करूँगा तो मेरा यूपीएससी का सिलेबस भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। थर्ड ईयर में आते-आते मुझे ये लगना स्टार्ट हो गया था कि अब मुझे सीरियसली स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो थर्ड ईयर में आते-आते मैंने अपने ऑप्शनल को सीरियसली लेना स्टार्ट किया था मैम। उसके बाद में मेरी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उस दौरान 2020 में 2021-20 कोविड पीरियड था, तो लॉकडाउन लगा हुआ था। हुँ। फिर अक्टूबर 2021 से मैंने सीरियस तैयारी स्टार्ट की थी मैम। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो शुरुआत से ही आपने मीडियम इंग्लिश ही रखा है अपना? मैम ग्रेजुएशन में मैंने पहले ईयर में हिंदी को एज ए मीडियम चुना था। हुँ, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय से आता था, तो वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड जी, से एजुकेशन होती है जी। कक्षा 9 से 12 तक। हुँ, लेकिन मैम एक चीज़ होती है कि केवल बुक ही इंग्लिश में होती है, और हुँ, कम्युनिकेशन का कोई वहाँ पे मतलब ऐसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने का कोई चलन नहीं था। हुँ, तो मुझे ये था कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, हुँ, मैं इंग्लिश में परस्यू नहीं कर पाऊँगा। इस वजह हुँ, से मैम मैंने अपने ग्रेजुएशन के प्रथम ईयर में हुँ, हिंदी को एज ए मीडियम लिया। हुँ, 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 लेकिन ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ना, एंशिएंट हिस्ट्री हिंदी में पढ़ना, ये मेरे लिए काफ़ी टफ था। मैं हुँ, चीज़ों को बस पढ़ रहा होता था, समझ नहीं पाता था। हुँ, तो उस दौरान मैंने सोचा कि मुझे अपना मीडियम स्विच करना चाहिए। हुँ, ये फाइनल डिसीजन लेने से पहले मैंने 1-2 महीने जो इंग्लिश की बुक्स थी उनको पढ़ना स्टार्ट किया। हुँ, तो इसमें मैंने पाया कि ठीक है, ये मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी है। हुँ, तो हुँ, मैं, हुँ, ऐसा नहीं था कि ये एकदम आसान था। हिंदी मीडियम से जो मेरा फर्स्ट ईयर में था, हुँ, उससे स्विच करना इंग्लिश मीडियम में एकदम आसान नहीं था मेरे हुँ, लिए। हुँ, मैंने लगभग 3-4 महीने द हिंदू को फ़ॉलो किया था, न्यूज़पेपर को, और इंग्लिश की बुक पढ़ी। हुँ, बुक में तो फिर भी काफ़ी हद तक समझ में आ जाता था, लेकिन हिंदू एकदम ऊपर से जाता था। हुँ, हिंदू एकदम समझ नहीं आता था, लेकिन बिल्कुल। 3-4 महीने कंटिन्यू मेहनत की, डिक्शनरी का सहारा लिया, हुँ, गूगल से जो भी सेंटेंस मुझे नहीं आता था, गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से मैंने हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। हुँ, मैम 3-4-5 महीने की मेहनत से फिर धीरे-धीरे ये हो गया था ठीक। और चेंज जो हो गया था। कम्युनिकेशन वाली बात है, वो तो मुझे इंटरव्यू के दौरान भी थोड़ी डिफ़िकल्टी लगती थी, लेकिन हुँ, मॉक्स वगैरह देने से वो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो गई तो थी। दिल्ली का रुझान कब किया आपने? जी। मैम जो कोविड ईयर था 2020 और 2021 वाला, तो हुँ, मैंने 2021 में पहला अपना अटेम्प्ट दिया था। हुँ, वो अटेम्प्ट मैंने मैम घर से ही दिया था। घर पे रहते हुए मैंने पहला अटेम्प्ट दिया हुँ, था। हुँ, तो जो चीज़ें मैम मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी घर पे, एक तो ये था कि पढ़ने के लिए स्पेस सेपरेट नहीं थी। हाँ जी। घर में सारी एक्टिविटी चल रही होती थी। घर तो आप सभी ने देखा ही है मेरा। तो वहाँ पे बाकी सारी एक्टिविटी चल रही होती थी, मैं पढ़ रहा होता था। किस टाइप की एक्टिविटीज़ चल रही होती जैसे थी? मैम घर के डेली के काम होते हैं, खाना बनाना या पशुओं का छोटा ध्यान घर है रखना। आपका, जी कितने मैम। कमरे हैं वैसे आपके घर में? मैम घर में एक ही कमरा है, हुँ, और वो भी पक्का नहीं है। हाँ, हाँ। उसके आगे छप्पर है, आपने हाँ, देखा ही हाँ, हाँ था उस जी, हाँ समय। जी, हाँ जी। तो मैम ऐसे में एक ही घर में बाकी घर की डेली रेगुलर जो एक्टिविटी होती हैं,
बर्तन बर्तन वगैरह साफ हुँ, करना या खाना बनाना, हुँ, पशुओं का ध्यान रखना, हुँ, जो डेली के और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो सब चीज़ें होना। वैसे में जी। मैं पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता था। हुँ, हुँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि मेरे घरवालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। हुँ, मतलब इतने में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया था। ये हुँ। मैं उनको एकदम भी दोष नहीं दूँगा कि उन्होंने ऐसा क्यों मतलब। अरे एक्चुअली आपके पापा की बाइट भी हमने सुनी इंटरव्यू जी, में, तो बहुत अच्छी चीज़ लगी उनकी एक चीज़ सुन के कि ही सेड कि मुझे तो बच्चों को पढ़ाना था। हमने जी, हमेशा बच्चों को पढ़ाने पर ही जी प्रायोरिटाइज़ मैम। किए हैं चीज़ें, जी, कि मैं भले मतलब ऑब्वियसली ऐसी जगह से आना जी, जहाँ हम बात कर रहे हैं यूपी, एमपी उस एरिये की, तो लोग जनरली ये सोचते हैं कि ठीक है पढ़ जाएगा, जी, 12वीं कर लेगा, ग्रेजुएशन जी, करके लड़का नौकरी कर लेगा, हमारे जी, खर्चे होने चाहिए घर के, है ना? जी। बट उस जगह से होने के बावजूद भी ऐसी सोच, जी मैम। बहुत मैम यही प्रोग्रेसिव यही सोच। एक चीज़ थी मैम कि मेरे जो पिताजी हैं वो 12th उन्होंने कर रखी है, हाँ जी। तो उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता थी। हुँ, और गाँव में पहले भी 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि जो लोग हमारे जैसे बैकग्राउंड से या हमसे भी हम्बल बैकग्राउंड से थे, लेकिन पढ़ाई की वजह से उन्होंने अपना सारा मतलब अपनी तो अपनी मैम अपनी नेक्स्ट जनरेशंस की स्थिति को हुँ, सुधार दिया हुँ, है। हुँ, हुँ, और दूसरा मैम ये था कि उनके पास खोने के लिए कुछ और था नहीं। हुँ, मैम इससे ज़्यादा लो कंडीशन और क्या ही हो सकती थी। तो अब बस यही था कि जो है उसको चेंज करना है। इसीलिए मैम जो घर की स्थिति है कहीं न कहीं वो इसी वजह से है कि अगर मैम हम पढ़ाई मेरे पिताजी ने पढ़ाई पर हम जैसे हम 4 भाई-बहन हैं, जी। अगर हमारी पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया होता तो घर शायद पक्का बन गया होता। हुँ, लेकिन पिताजी को यही था कि घर पक्का बना दें, हुँ, बच्चे अशिक्षित रहें, हुँ, तो हुँ। इस घर का क्या मतलब है फिर? वो लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे? तो उनका एक ही था कि आप कैपेबल बनो, घर तो हम लोग अब तक रहते आए हैं, 1-2 साल और हम अफ़ोर्ड कर अच्छा लेंगे इसी घर में रहना। आप सबसे बड़े हैं, छोटे हैं क्या? जी मैम, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी सबसे बहनें मेरे बड़े से छोटी हैं। सारी बहनें छोटी हैं, जी। तो ऑब्वियसली आप उनके लिए बचपन से ही एक इंस्पिरेशन रहे हैं कि मैम भैया मे देखो पढ़ रहा है तो बहनों को भी पढ़ना है। मैम पढ़ने में तेज़ था लेकिन जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात करूँ तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। क्योंकि उन्होंने अपनी एज से ज़्यादा या अपने जो उनका रोल है, जी। उससे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। हुँ, हुँ, वो हुँ। उनको खुद की भी पढ़ाई करनी रहती थी। मेरी 2 बहनों ने ग्रेजुएशन कर हाँ रखी है। जी, हाँ जी। तो वो खुद की पढ़ाई के साथ-साथ मेरे लिए भी पैसे जैसे मैं दिल्ली में रहा था, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि मतलब इस बैकग्राउंड से होके आप दिल्ली में कैसे रह सकते हैं? वो भी 3 अटेम्प्ट तक आप कैसे सर्वाइव कर सकते हुँ, हैं? हुँ। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये क्लियर कर दूँ मैं कि पहला अटेम्प्ट मैंने अपने घर से ही दिया था जी। और दिल्ली आना मेरी चॉइस नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। हुँ। मैं किसी छोटे शहर में भी रह सकता था, कैसी लेकिन मजबूरी? जी, मैं मजबूरी ये थी कि मैं उस कंडीशन में रह के पढ़ नहीं सकता था। हाँ, जो आपने जो एक अटेम्प्ट सिचुएशन मैंने बताई दिया अभी। था, जी। मैं अपने पहले अटेम्प्ट में फ़ेल हुआ था। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि शायद मैं ज़्यादा टाइम दे सकता था या ज़्यादा अटेंटिव रह सकता था। अच्छा मतलब जैसे आप उधर से बिलॉन्ग करते थे, चलिए प्रयागराज आप गए, आपने ग्रेजुएशन किया तो जी। यूपीएससी के बेसिक्स आपको वहाँ तक पता चल गए जी होंगे, मैम, ग्रेजुएशन के दौरान तक ये मुझे पता चल गए थे। है ना? तो जी। आपने सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया। जी मैम, जी। तो उस दौरान क्या सोचा था कि ऑब्वियसली हर बच्चा आता है तो लगता है जी। पहले अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर लूँगा। जी। तो लेकिन आपको क्या लगता था अंदर से कि मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए जो मैं जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊँगा? क्योंकि जो यूपीएससी का कॉम्पिटिशन है वो किसी से छुपा नहीं है। जी, मैं ये सही था। है ना? तो जी, आपने किस तरीके से अपने आप को अगर आप घर पे रह के भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, तो जी। क्या कमियाँ रह गई थी? जी। मैम पहली तो कमी यही थी कि टाइम का अभाव था। जैसे कोविड ईयर थी, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था और एक्चुअल में जो 2021 का जो एग्ज़ाम था प्रीलिम, वो होने वाला था मैम मई या जून में शायद। लेकिन वो पोस्टपोन हुआ था कोविड की वज़ह से अक्टूबर में हुआ था। जी। 19 या 20 अक्टूबर का था, हुँ, हुँ, इफ हुँ। आई कैन रिकॉल हुँ, करेक्टली। हुँ। तो मैम अगर जून में एग्ज़ाम हुआ होता, तो मैं वो एकदम अटेम्प्ट नहीं दे पाता। हुँ। क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, वो 21 के जनवरी या दिसंबर में कंप्लीट हुई थी। जी। वैसे में 2-3 महीने में इतना सारा सिलेबस पढ़ना पॉसिबल ही नहीं था। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। हुँ, तो हुँ। मैंने एक तो ये आइडेंटिफ़ाई किया था कि प्रीलिम्स के लिए मेरे स्कोरिंग एरियाज़ क्या हैं, हुँ, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं जो मुझे पढ़ने हैं। हुँ, तो उस दौरान मैंने पाया कि 6 सब्जेक्ट जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हुँ, लाइक हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, हुँ, मिडाइवल, मॉडर्न ये सारी चीज़ें हैं हुँ, और आर्ट एंड कल्चर इसमें है। हुँ, फिर ज्योग्राफी है, हुँ, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है और साइंस साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है। इसके अलावा ये 6 हो गए, इसके अलावा है करंट अफेयर्स। हुँ, तो मुझे ये था कि ये मेरे फ़ोकस एरिया हैं। इसमें भी मैं उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फ़ोकस करूँगा जो एक तो ईज़िली डूएबल हैं हुँ, और हुँ, जो ज़्यादा स्कोरिंग है। तो हुँ, मेरी रणनीति ये रही थी मेरे पहले प्रयास में। हुँ, तो मैम मैंने जैसा कि जनवरी-फरवरी में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, थोड़ा टाइम तो मैम सिलेबस को समझने में और वैसे भी चीज़ों को सोर्स देखने बिल्कुल, में इसमें भी लग जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद में जब मुझे लगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, अक्टूबर में होने वाला है, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्च्युनिटी की तरह था।
मैंने उसको यूटिलाइज़ करने का सोचा। मैंने कहा कि अब मैं सीरियसली जो पहला अटेम्प्ट है वो दे सकता हूँ। अच्छा ये लाइक जब आपने घर पे बोला कि मुझे यूपीएससी देना है, जी। पापा को पता होगा यूपीएससी क्या है? जी, जी। और घर पे बाकी मम्मी को पता था क्या था? क्या जी। प्लानिंग थी? उन लोगों की क्या प्लानिंग से अच्छा? मैम जैसे मेरे पिताजी को जानकारी थी, लेकिन असल में होता क्या है वो उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं पता हाँ। था। हुँ। और माताजी के लिए तो यूपीएससी का मतलब होता है कि डीएम, और इससे ज़्यादा उनको कुछ जानकारी नहीं थी। उनको बस ये था कि कुछ बड़ी जॉब होती है हुँ, और अगर ये हो जाएगी तो उससे परिस्थितियाँ चेंज हो चेंज हो जाएँगी। जाएगी। ये उनको एहसास था। हुँ, तो जब आपने बोला कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है जी, ग्रेजुएशन के बाद, तो क्या जी। बोला गया घर पे? जी। मैम मैं ये तो जो मेरा वो यूपीएससी की तैयारी का जो प्लान था, वो ग्रेजुएशन से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था। क्लास हुँ, 12th करते-करते हुँ, हुँ, ये मेरा डिसाइड हो चुका था। हुँ, लेकिन मैम जैसे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो ये मेरे ऊपर नेचुरल प्रेशर था हुँ, कि मैं 12th करने के बाद में कोई भी मैं गवर्नमेंट जॉब जॉइन कर लूँ। हुँ। जैसे काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो जस्ट 12th के बाद होती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी मेरे परिवार वालों ने, मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने सजेस्ट किया हुँ, कि आप एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एयर फोर्स या नेवी में जो होता है वो एग्ज़ाम आप दीजिए। हुँ, मैंने हुँ, फॉर्म भी फिल किया था मैम। हुँ। लेकिन मैं चाहकर भी तैयारी नहीं कर पा रहा था, वो क्योंकि दिल से आवाज़ नहीं आ रही थी। वही मैम, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सेट हो चुका था कि यूपीएससी करनी है। वो मोटिवेशन का अलग ही लेवल था। हुँ, तब तक ये जो तैयारी की डिफ़िकल्टी है, सब्जेक्ट वास्ट है, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, बस एक जज़्बा था कि यूपीएससी करनी है। तो मैंने घरवालों को बिना बताए वो एग्ज़ाम छोड़ दिया। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब घरवालों को ये था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दूँगा। अच्छा उनको पता ही नहीं आप उनको पता ही नहीं एग्ज़ाम था कि देने मैं गए एग्ज़ाम नहीं? ही नहीं गया। तो अच्छा। जब उनको पता लगा तो उनको काफ़ी दुःख हुआ। उन्होंने मतलब 1-2 बार कहा भी कि ये नहीं आपको करना चाहिए था, कम से कम हमसे मतलब बातचीत कर लेनी चाहिए थी। हुँ, 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 तो हुँ, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 3 साल का समय दीजिए, हुँ, मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी। तब तक मैम मुझे ये था कि 3 साल मेरे लिए सफिशिएंट हैं और ग्रेजुएशन करते-करते मैं तैयारी भी कर लूँगा। हुँ, क्योंकि मैं सिलेबस से बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं था और एक अलग ही लेवल था वो जुनून का। 12th हुँ। में बहुत ज़्यादा यंग ब्लड रहता है, एनर्जी बहुत रहती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये था कि इधर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन होगी, उधर मेरा फाइनल एग्ज़ाम ईयर में क्लियर हो क्लियर हो जाएगा। जाएगा। ये था मैम। तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, जी। फिर आपने प्लान किया कि अब दिल्ली आते हैं। जी मैम। उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया, और हुँ, मैम दिल्ली आने का दूसरा रीज़न ये भी था कि जब मैं दिल्ली में मैंने अपना सेंटर दिल्ली डाला था, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर से आता हूँ, तो अच्छा। मेरे लिए सेंटर यही नज़दीक था। हुँ, तो जब मैं दिल्ली एग्ज़ाम देने आया तो मैंने अपने जो मेरे दोस्त थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, हुँ, मेरे हॉस्टल के, हुँ, वहाँ पे मैंने स्टे किया था। हुँ, 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 उस दौरान मैंने उनकी एक्टिविटी देखी थी कि वो कितना टाइम देते हैं पढ़ाई में, यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है। तो हुँ, मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट अगर आप नए हैं तो एकदम चकाचौंध करने वाला है। चारों तरफ आपको कोचिंग दिख रही हैं, आपको मटेरियल दिखेगा, तो आपको एक फोमो वाली फीलिंग आती है अगर अच्छा आप पहला गाँव से। एक्सपीरियंस बताइए जब आप दिल्ली आए? जी। जैसे ही मैं जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन से उतर के मेरे दोस्तों ने बताया था कि ऐसे-ऐसे आपको आना है, हाँ, तो हाँ। मैं ऑटो पकड़ के आ रहा था। तो मतलब मेरे लिए ये था कि ये है क्या? हुँ, मतलब वैसे वाली फीलिंग मैंने कभी महसूस नहीं की थी, इतनी भीड़, लोगों की जो दैनिक एक्टिविटी है, इतनी ज़्यादा गति है। लाइफ ऐसे लग रहा कि अगर आप मतलब आप जैसे रुके हुए हैं, अगर आप थोड़ा भी रुक गए तो लोग आपके ऊपर से निकल जाएँगे। इतनी सारी कोचिंग्स की होर्डिंग्स लगी हुई थी, बड़े-बड़ी होर्डिंग्स में टॉपर लगे हुए थे, इधर-उधर रिसोर्सेज़ हैं। तो मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ था अब तक? मैं तो एक कुएँ में था। मेरे पास तो ये रिसोर्सेज हैं ही नहीं। हुँ, मेरे पास तो कोचिंग है ही नहीं। हुँ, हुँ, तो वो एकदम ऐसे चकाचौंध करने वाली फीलिंग थी। मैं बस जीटीबी नगर मेट्रो से नेहरू विहार तक हुँ, एकदम बस बैठे-बैठे जा रहा था। चीज़ों को ऐसे देखते हुए जा रहा था कि हो क्या रहा है? ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिर मैं दोस्तों के रूम पर गया। हुँ, वहाँ मैंने उनका स्टडी प्लान देखा, उनके रिसोर्सेज देखे। तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा मुझे अपना मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, थोड़ा-सा और अपनी डिफ़िकल्टियों से लड़ना होगा। हुँ, तो फिर इस तरह से मैंने दिल्ली आने का प्लान किया था। और एक चीज़ ये भी थी मैम कि जो रेंट वग़ैरह था, क्योंकि हम 2-3 लोग रह रहे थे, तो वो शेयर्ड हो जा रहा था। हुँ, तो इतना ज़्यादा थोड़ा-सा मैनेज हो गया था मैम। हुँ, बाकी हुँ। सारा ये था कि कोचिंग मुझे करनी नहीं है। जो दोस्त मेरे कोचिंग कर रहे हैं, मैं उनके नोट्स की सहायता लूँगा, और स्टैंडर्ड बुक्स तब तक मैं टॉपर्स को देख चुका था, तो वो कहीं न कहीं दिमाग में क्लियर थी। हाँ, तब तक थोड़ा-सा ऑनलाइन भी चीज़ें जी मैम, अवेलेबल ऑनलाइन भी थी, हो गई थी। है ना? कोविड के बाद में कोचिंग्स ऑनलाइन हुई थी और हुँ, हुँ, रिसोर्सेज़ भी आने लगे थे हुँ, हुँ। ऑनलाइन। तो मुझे उस टाइम पे जब कोचिंग ना लेने का डिसीज़न लिया, जी। तो सिर्फ़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही था या किसी और रीज़न की वजह से? मैम 2 चीज़ें थी मैम। हुँ, एक तो था कि फाइनेंशियल रीज़न्स, वो तो ऑब्वियस रीज़न था। दूसरा रीज़न था मैम कि कोचिंग में मुझे कम से कम 2 साल देनी पड़ती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2 साल मुझे देनी पड़ती। और मेरे लिए मैम मेरी जो सिचुएशंस थी वो डिमांड करती थी अर्जेंसी, कि मुझे एग्ज़ाम तुरंत क्रैक करना है। कोचिंग में मैम मैं कोचिंग के रूटीन में बंध के रह जाता।
कि जो कोचिंग में टॉपिक चल रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है, मैं केवल वही पढ़ सकता हूँ। हुँ, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। हुँ, मुझे एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, जबकि ज़रूरत मुझे अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ने की है, मैं उस टाइम अगर कोचिंग में एथिक्स चल रही है, तो हुँ, मुझे एथिक्स पढ़नी पड़ेगी, हुँ, जिसकी मुझे प्रीलिम्स में कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो मैं ये 2 रीज़न थे कि एक तो मुझे टाइम अपना कम करना था हुँ, और दूसरा मेरे फाइनेंशियल रीज़न्स, जो कि ऑब्वियस था। हुँ। तो 2022-21 में आपने जी। अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया। 2021 में पहला था, पहला था, 2022 में सेकंड 2022 में अटेम्प्ट था। दूसरा जी, अटेम्प्ट आपने दिया। जी, तो दूसरे अटेम्प्ट के टाइम पर क्या थॉट प्रोसेस था? क्योंकि ऑब्वियसली आप दिल्ली आ चुके थे, जी, उस माहौल में थे। जी, मैं कहूँगी उस कॉम्पिटिशन के माहौल में थे जी। जहाँ आप देखेंगे हर दूसरा बच्चा भी क्या मतलब हर पहला बच्चा यूपीएससी की यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा जी है। मैम एकदम। तो मैम ये 2 चीज़ें थी कि एक तो मैं अपने पहले अटेम्प्ट में मैम मेरा जीएस पेपर क्लियर हुआ था प्रीलिम्स वाला। मैं सीसेट में 0.17 नंबर से रुका था। तो एक तो था कि ठीक है, मैं मतलब मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में है। जो मैं स्ट्रेटजी है, जो मेरे पढ़ने की प्रोसेस है, अप्रोच है, वो सही है। ये तो मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था। बस ये था कि थोड़ी और मेहनत करनी है। जो जो मार्जिनल लाइन जो बची थी, उसको बस क्रैक करना है। तो मैंने अपनी प्रोसेस को, जो मेरी प्रोसेस पहले अटेम्प्ट में थी, उसी को जारी रखा। बस थोड़ा-सा टाइम बढ़ाया और थोड़ा-सा ट्विक करने की कोशिश की कि सीसेट को फोकस करना है। ये चीज़ें थी मैम। तो सीसेट की स्ट्रैटेजी क्या रही आपकी? जी। मैम सीसैट की स्ट्रेटजी, जैसे मैंने अपने पहले ईयर में एक गलती की थी। वो गलती मैंने ये की थी कि जैसे सीसैट के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। आपका एक तो रीजनिंग एंड कम्प्रहेंशन होता है, जिसको आरसी बोलते हैं, और दूसरा होता है मैथमेटिकल रीजनिंग का, तीसरा होता है मैथ्स का। तो मैम मेरी जो 12th थी वो पीसीएम से थी, और पीसीएम में भी मैम डिसेंट स्कोर था, मेरी 89.8 थी 12th में। तो मेरे दिमाग में मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं केवल मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन करूंगा और मेरा सिलेक्शन सी सेट क्योंकि क्वालिफाइंग है, तो वो क्लियर हो जाएगा। और ये मैम इसके पीछे कुछ रीजंस भी थे, ये एकदम ऐसे एब्सर्ड नहीं था। मैंने 4-5 मॉक्स लगाए थे अपने पहले अटेम्प्ट में सी सेट के, तो उसमें मेरा स्कोर अराउंड 90 एंड 95 100 तक जा रहा था, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 67 होते हैं। तो मुझे था कि ये तो आराम से क्लियर हो रहा है, तो फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ ये वाला टाइम, क्योंकि मेरे पास पहले अटेम्प्ट में टाइम की भी कमी थी, हुँ, तो कि ये वाला टाइम मैं अपने जीएस को दूंगा। बिल्कुल। तो दूसरे अटेम्प्ट में मैंने इस चीज से सबक लिया हुँ, कि कोई भी सेक्शन, किसी भी या तो जीएस हो चाहे आपका सीसेट हो, मैं एंटायरली उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। हुँ, तो दूसरे अटेम्प्ट में मैंने एक तो ये कोशिश की कि मेरी जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको भी मैं करूँ, और एक चीज मैंने और भी पाई कि जो रीजनिंग एंड कम्प्रहेंशन वाला जो पोर्शन है, वो इजीली डुएबल होता है, वो एकदम लो हैंगिंग फ्रूट है। हुँ, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। जो चीज मैं मेरा मेंस पहले अटेम्प्ट में लिख सकता था, बेशक वो मेरा क्लियर नहीं होता, मैं इंटरव्यू तक नहीं जाता, लेकिन जो मेरी मेंस तक की प्रोसेस थी वो मुझे समझ आ जाती। तो एक तो हुँ, मैम ये मैंने थोड़ी सी अपनी हुँ, गलती सुधारी थी। हुँ, हुँ, दूसरा ये था कि पेपर कंप्लीट नहीं होता था। हुँ, सीसेट वाला पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा था, टाइम की कमी हो जाती थी, स्पीड कम थी। स्पीड कम थी। हुँ, तो हुँ, मैम उसके लिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी कि मैंने अपने टाइम को डिवाइड किया था। जैसे सीसेट का पेपर करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं, तो मैंने ये किया कि जो आरसी वाला पोर्शन है उसमें अराउंड 25 टू 27 क्वेश्चन आते हैं। हुँ, तो मैंने कोशिश की कि मैं 40 मिनट, या अगर उसको मैं 5 मिनट का मार्जिन रखा था कि 35 मिनट होगा मिनिमम, और मैक्सिमम मैं 45 मिनट तक जाऊंगा आरसी करने के लिए। हुँ, इतने टाइम फ्रेम में मेरी आरसी हो जाएंगी तो ठीक है। हुँ, 1-2 क्वेश्चन बचेंगे तो मैं वो छोड़ दूंगा। फिर मैं अपने मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन पर जाऊंगा, जिसके लिए मैंने 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट टाइम अलॉट किया था। हुँ, फिर मैथ वाले पोर्शन पोर्शन के लिए मैंने एक चीज और की थी कि अपनी प्रायोरिटी सेट की थी। जैसे मैम 2023 की अगर सी सेट को छोड़ दिया जाए, तो 2022 तक का जो सी सेट था, उसमें कुछ थीम्स थी जो रिपीट होती थी हुँ, मैथ्स हुँ, में। हुँ, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि कुछ गाय बंदर हैं, कुछ बंदर कुत्ते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते थे। कुछ क्लॉक वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये कुछ थीम्स थी जो रिपीट होती थी हुँ, 2022 तक। हुँ, हुँ, तो मेरा ये था कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनकी मैंने प्रैक्टिस काफ़ी की थी। तो इनका ये था कि ये इजीली हो जाएँगे। हुँ, कोडिंग, डिकोडिंग हुआ, ये सारी हुँ, चीज़ें थी। तो एक तो मैम इनको मुझे पहले करना है, जो मेरा टाइम है उसमें भी मुझे प्रायोरिटी देनी है कि जो मैंने प्रैक्टिस की है वो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं छोड़ना है। और जो मैथ के ऐसे क्वेश्चन हैं जो देखने पर हो जा रहे हैं, या एट मैक्स आधा मिनट या 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं, पहले मैं उन्हें करूँ। फिर अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं उन क्वेश्चंस को अप्रोच करूँगा जो थोड़ा-सा टाइम डिमांड करते हैं। हुँ, तो इस तरह से मेरा पेपर मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की थी। यही रणनीति मैंने अपने 2023 वाले के लिए भी रखी थी। हुँ। अच्छा जनरली मतलब सी-सेट तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, जी, उसको स्ट्रैटेजाइज़ करने में। इवन बच्चे सबसे ज़्यादा सवाल जो सीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सी-सेट के बारे में ही पूछते हैं। जी, सी-सेट इज़ द टफ थिंग, जी, राइट?
ऑप्शनल को लेके भी बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, क्या जी, लें, क्या नहीं लें? जी, आपने जब ऑप्शनल चूज़ किया तो क्या थॉट प्रोसेस था? जी। हाँ मैम, ये एक थोड़ा-सा फ़नी इंसिडेंट है हुँ, कि मेरा 12th जो था वो पीसीएम से था। उसके बाद में मैंने ह्यूमैनिटी को अप्रोच किया था, बीए किया था। तो ये अपने आप में थोड़ा-सा एक ऐसा डिसीज़न था तो जो थोड़ा-सा रेडिकल था कि मैं 12th तक पीसीएम में ठीक था, उसके बाद में बीए को चुनना। लेकिन इसके पीछे लॉजिक था कि मुझे यूपीएससी करनी है। फिर मैम एक चीज़ दिमाग में थी, ये मैंने देखा था कि जो जितने भी टॉपर्स होते थे, जो साइंस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते थे, हुँ, जो जिनकी 12th में साइंस रही है, जिनकी बीटेक रही है, हुँ, तो हुँ, मैंने उनको पाया कि वो ज़्यादातर ज्योग्राफी ऑप्ट करते हैं। हुँ, हुँ, तो मैंने केवल इसी बेसिस पर हुँ, कि हुँ, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या जो टॉपर्स होते हैं, वो ज्योग्राफी ऑप्ट करते हुँ, हैं। हुँ, इस बेसिस पर मैंने अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ज्योग्राफी को रखा। ओह! और पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री को रखा था। हुँ, लेकिन इस दौरान ये मतलब डिसीजन तो मेरा ऐसे ही था कि बस टॉपर्स को देख के ले लिया, हुँ, पर ग्रेजुएशन करते-करते मेरा ये इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया था ज्योग्राफी में। तो वही इंटरेस्ट फिर उसने फिर मेरी हेल्प की कि मैं अपना जो क्या नाम है ऑप्शनल है, उसको भी मैं ज्योग्राफी ही रखूँ। और हुँ, इसके साथ-साथ मैंने जब जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुँ, क्रैक हुँ, किया था हुँ, मास्टर्स हुँ, के लिए, हुँ, तो हुँ, उसमें भी मेरा विषय ज्योग्राफी ही था। तो हुँ, तब तक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि इंटरेस्ट भी है और मैं पढ़ भी लूँगा इसको। हुँ, तो हुँ, इस बेसिस पर मैंने अपना ऑप्शनल ये चूज़ किया था। दैट्स नाइस। हाँ जी, तो इस तरीके से आपने ज्योग्राफी का ऑप्शनल सेलेक्ट किया। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उस दौरान कि वो जो आपका टाइम आप मैनेज करते थे, जी। किस तरीके से करते थे? क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम के बाद वो मोनोटोनस हो जाता जी, है मैम। कि आप रेगुलरली उस चीज़ को पढ़ रहे हैं रिपीटेशन जी, मोड पे। तो जी। कोई ऐसा कुछ काम और भी करते थे, हॉबीज़ कुछ कर कर रखी थी? जी, मैम। मैम एक तो होता था कि जैसे मोनोटोनी आप बोल रही हैं कि हाँ। उसको कंटिन्यू करना, इसको मैं बताता हूँ मैंने कैसे हैंडल किया था। हुँ, हुँ। मैम मेरा ये था कि जैसे मैं अगर एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, तो मैं बोर हो जाता था शाम आते-आते। और दूसरा होता था कि एफिशिएंसी घट जाती थी मेरी, हुँ, एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ते रहने पर। तो मैंने इसके लिए मैम एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी हुँ, कि मैम मैं ऑप्शनल जीएस और मेरा न्यूज़पेपर हुँ, इन तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलूँगा। हुँ, फिर मैं सुबह-सुबह क्या करता था कि मैं अपना टारगेट मैंने अपने दिमाग में सेट किया कि मुझे ऑप्शनल्स में ये टॉपिक कंप्लीट करना है हुँ, और जीएस में ये टॉपिक कंप्लीट करना है हुँ, हुँ, और न्यूज़पेपर तो मुझे हिंदू पढ़ना ही है। हुँ, 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 उसके बाद में फिर जो मेरी प्रीवियस डे की जो चीज़ें हैं, उनको रिवाइज़ करना है। हुँ, इस हिसाब से मैं प्लान करता था हुँ, मैम। और जैसे ही मेरे टारगेट कंप्लीट होते जाते थे, तो वो हुँ, अपने आप में मेरे लिए मोटिवेशन होता था कि मैं इतनी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। और मैं मैम जिस टाइम जो सब्जेक्ट पढ़ रहा होता था, हुँ। तो मैम उसके बारे में नहीं सोचता था जो सब्जेक्ट अभी मैंने पढ़ा नहीं है। मैं उसके बारे में सोचता था जो मेरा कंप्लीट हो चुका है। फुली फ़ोकस्ड होके पढ़ते थे जी मैम। उस दौरान जितना जो जी जो मैम। पढ़ना है तभी उसी जी, टाइम पे। और इसके साथ-साथ में एक चीज़ थी जो आप बोल रही हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या हुँ, करते थे। तो मेरा ये रहता था कि जैसे ही मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, हुँ, अब मैं दिन में फ्री हो गया। हुँ, अब जो भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, हुँ, मैं अपनी मूवीज़ देख लूँगा। और मैम ये कंटिन्यूटी कभी-कभी ब्रेक भी होती थी। कई बार हुँ। ऐसा होता था कि मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, बिल्कुल, पढ़ने बिल्कुल, का मन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो उस टाइम मेरा एक रहता था कि अब मैं 2-3 घंटे मैं फुली एन्जॉय करूँगा। हुँ, जो भी मुझे करना है मैं वो पूरे मन से करूँगा। हुँ, तो हुँ। मेरे केस में जो है वो जो भी था मूवीज़ देखना। मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखना। तो आप बहुत मूवी टाइप वाले पर्सन हैं, जी मैम, मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। इतनी ज़्यादा कि मैं नई आई हुई कोई मूवी नहीं छोड़ता हूँ, जो बॉलीवुड की न्यू मूवीज़ हैं, हाँ, हाँ। मैं सारी मूवीज़ देखता हूँ। दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस। ऐसे मतलब बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज़ होता है आपका, जी राइट? मैम, तो अभी रिसेंटली कौन-कौन सी मूवीज़ देखी हैं? ओके मैम। जैसे मुझे केके मेनन सर और मनोज वाजपेयी सर की जो वेब सीरीज़ है, मूवीज़ हैं, वो काफ़ी पसंद हाँ, आती हैं। हाँ। अभी जो मैंने देखा था वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखी थी अच्छा। और एक अजय देवगन सर की मूवी आई थी मैदान, हाँ। मैदान देखी थी। हाँ, हाँ। इस दौरान मैं साइलेंस 2 एक मनोज वाजपेयी सर की मूवी आई है, वो देख रहा था लेकिन रिज़ल्ट आ गया हाँ। और उस दिन से मैं इतना बिज़ी हूँ कि मैंने वो मूवी कंप्लीट नहीं की है, तो ये मेरा टास्क है जो बचा हुआ है। मूवी देखना इज़ टास्क। यस मैम, ये मेरे लिए टास्क होता अच्छा, था। 12th फेल देखी है? जी मैम, देखिए। तो 12th फेल देख के क्या लगा कि मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ? जी मैम, वो बैकग्राउंड वैसा था ना कि वही ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वही जैसे मेरे केस में माध्यम का कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं था क्योंकि मेरा इंग्लिश मैंने काफ़ी पहले चूज़ जी, कर लिया जी, था। जी। तो और ये जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैम एक्चुअल में मेरे साथ भी थी। लेकिन यही था कि जैसे मैं अपना जो अटेम्प्ट पहला दे चुका था, तो उससे एक कॉन्फिडेंस था कि हुँ, बस थोड़ा-सा और करना है। हुँ, हुँ, हुँ। 2022 में मैंने मेंस भी लिखा था, जी। तो उससे भी एक आइडिया हो गया कि ठीक है मतलब मेरे साथ मैम अच्छी बात ये थी कि मुझे थोड़ा-थोड़ा कुछ मिल रहा था, जिसे देखकर मैं आगे कंटिन्यू करता रहा। जैसे हुँ, पहले अटेम्प्ट में जीएस क्लियर था, सीसेट थोड़ा-सा ही रुका हुँ, था। हुँ, हुँ, दूसरे अटेम्प्ट में मेंस लिखा। तो ये जो थोड़ा-सा जो मिल रहा है, ये मुझे कॉन्फिडेंस देता था हुँ, कि मुझे बस थोड़ा-सा और अपने आप को ट्विक करना है, हुँ, थोड़ा-सा और एफर्ट डालना है। हुँ, वो हुँ, थोड़े-थोड़े की वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाया।
दैट्स ट्रू। मतलब ये था कि इस अटेम्प्ट में ये नहीं हुआ तो ये सही, ये सही। जी, है ना? जी, तो ये चीज़ करते-करते अच्छा जब सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, जी, मेंस क्लियर नहीं हुआ, जी, तो क्या थॉट प्रोसेस था? कैसा लगा? तब जी। मतलब ऑब्वियसली यार जी मैम, डिमोटिवेशन तो एकदम मैम, एक एकदम। स्टूडेंट की ज़िंदगी में आता ही आता है। ही है मैम। वो मैम वो जैसे आप बोल रही हैं ना, वो एकदम ब्रेक कर देने वाला मोमेंट था मेरे लिए। मतलब ये रिजल्ट आने से पहले क्लियर हो गया था कि मेरा मेंस नहीं होगा। क्योंकि हुँ, उसके पीछे कुछ ऑब्वियस रीजंस थे। हुँ, हुँ, जैसे वो रीजन थे कि एक तो मेरा पेपर जीएस के चारों पेपर, ऑप्शनल के दोनों पेपर हुँ, हुँ, कंप्लीट नहीं हुए थे। हुँ, इवन जो जीएस 4 एथिक्स का जो पेपर होता है, वो अराउंड मेरा 40-45 मार्क्स का छूटा था। हुँ, 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 तो ये मेरे लिए क्लियर एकदम हो गया था कि हुँ, मेंस मेरा इस बार नहीं होने वाला है। पर उससे मुझे एक चीज़ सीख मिली थी कि जैसे जो आंसर राइटिंग का जो मेरे मन में फ़ियर था ना, हुँ, हुँ, मैं वो जा चुका था अब। हुँ, और मेंस लिखने पर क्या होता है, वो सारी चीज़ें मुझे पता लग गई थी कि हुँ, जैसे स्पीड चाहिए होती है, क्वेश्चन रैंडम आएँगे। तो मतलब जैसे अगर मैं डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया की पिच पर जाकर बिना गार्ड लिए ग्लेन मैकग्रा को फेस करता हूँ, तो वो वाली सिचुएशन मैंने अपने पहले मैच में फेस कर चुका था। अब मैं सेकंड अटेम्प्ट में विद गार्ड और विद प्रैक्टिस गया था। तो ये चीज़ें थी मैम। और मैं हाँ, अब जब मेरा रिज़ल्ट आया था, तो पहले पता होने के बावजूद भी मैं रोया था। वो मैम ऑब्वियस होता है कि जब रिज़ल्ट नहीं हुआ, मेहनत मैं कर रहा था, तो मैं हुँ, रोया था। हुँ, मैंने अपनी माताजी से कॉल क की और उनसे बात करते-करते मैं खूब रोया था। तो उस टाइम मेरी माताजी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई हुँ, कि कोई बात नहीं, आप यहाँ तक आए हो बिना किसी कोचिंग के हुँ, और मेहनत आपकी सही है, बस थोड़ा-सा और एफ़र्ट डालो। तो वो हुँ, मेरी माताजी का जो जज़्बा था ना मैम अपनी परिस्थितियों से लड़ने का, हुँ। उसने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि जब एक टाइम पे डिफीट फील होती है, जी। तो आप सबसे ज़्यादा क्लोज़ क्या अपनी मम्मी के हैं, जी मैम, एकदम। है ना? मेरी मम्मी और पापा से मेरे बात मामा नहीं जी। करते थे? मैम जैसे हम लोगों के बीच में जो मतलब इस बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, वहाँ थोड़ी-सी फ़ॉर्मेलिटी टाइप की रहती है, एक पिता फ़ादर और एक बेटे के बीच बेटे में। के एक अनचाही दूरी होती है मैम, जिसे मतलब मन होता है कि उनसे शेयर करो, लेकिन हो नहीं पाता है। एक मतलब कहीं न कहीं एक डर की फीलिंग भी रहती है हुँ। कि पिताजी हैं, लेकिन माताजी से ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती नहीं, है। नहीं, वहाँ कोई आई फ़िल्टर कैन नहीं टोटली होता है। फ़ील आई जी, कैन टोटली रिलेट विथ इट क्योंकि जी, सेम बैकग्राउंड से मैं भी पृष्ठभूमि से आती हूँ, उसी जी, जगह से यूपी से, तो जी, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। जी। लेकिन लड़कियों की थोड़ा-सा हाँ मैम, क्लोज़नेस होती है। वो अपोजिट जेंडर बॉन्डिंग होती है, तो मेरी माताजी के साथ मेरा कोई फ़िल्टर नहीं था, हाँ, हाँ, उनसे मेरी काफ़ी क्लोज़ बॉन्डिंग है और हाँ, इसके साथ ही मेरे मामा जी हैं, हाँ। उनके साथ मेरी बॉन्डिंग तो अच्छा अच्छी है। पापा कभी पूछते नहीं थे ऐसे ही रैंडमली जी। कॉल करके या पापा ऑब्वियसली पिताजी से बात होती हुँ, होगी या सबसे ज़्यादा बात किससे होती थी उस दौरान जब एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है या कोई सिचुएशंस ऐसी जी। हैं? मैम जैसे मेरे पिताजी को मेरे ऊपर भरोसा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैंने मतलब मेरी पूरी अपब्रिंगिंग में, मेरी पूरी स्कूलिंग में मैंने उन्हें मतलब अपनी तरफ से कोशिश की है कि कोई ऐसा मौका ना मिले जहाँ उन्हें गलत लगे या डाँटने की या समझाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी हो। हुँ, तो एक तो उनका विश्वास था। दूसरा ये था मैम उनसे बातचीत होती थी, मैंने उनको जब मैं फ़ेल कर गया था दूसरे अटेम्प्ट में, तब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने वही हिम्मत बढ़ाई थी। लेकिन रोने वाली जो फ़ीलिंग थी वो उनके साथ में नहीं आई थी, वो माताजी से बात करते में आई थी। ये तो है, तो ये ये तो था है, मैम। ये तो है। तो इसके बाद जब फाइनल अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट की बारी आई, जी, तो सारी जो आपकी कमियाँ थीं, इस जी। बार पूरी तरीके से आपने झोंक दी? जी मैम। अब मुझे मेरी सारी जो प्रीलिम्स की कमी थी वो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में दूर कर ली थी। मेंस की कमी से मैंने सीखा कि कैसे मुझे मेंस को अप्रोच करना हुँ, है, कैसे मुझे टाइम मैनेजमेंट हुँ, करना है। हुँ, तो हुँ, इस बार मैंने आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, टाइम को मैनेज करने की कोशिश की थी। हुँ, हुँ, मैम यही जो मेरा जो पिछली बार पेपर कंप्लीट नहीं था, हुँ, वो टाइमिंग का इश्यू इस बार मैंने वो उसे ब्रेक करने की कोशिश की बिल्कुल। कि मैं पेपर को कैसे अप्रोच हुँ, करूँगा। भाई हुँ, पेपर को अप्रोच करना एक मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपको पेपर कैसे अप्रोच करना है। हुँ। तो ये था मैम। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा, अब ये पहला आपका इंटरव्यू था, जी। तो इससे पहले कभी इंटरव्यू दिए नहीं थे? नहीं कोई मैम। कोई नौकरी के लिए भी शायद इंटरव्यू नहीं मैम दिया? कोई किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन मेरा नहीं हुआ था, जो ऐसा फॉर्मल हाँ, हाँ, इंटरेक्शन तो हो। मॉक्स वगैरह दिए होंगे। जी, मॉक्स दिए थे। तो इंटरव्यू के समय के बारे में कुछ बताइए कि मॉक्स अगर आपने दिए तो क्या कमियाँ लगीं, जी, क्या कमियाँ थी? जी। हाँ, मैम जैसे मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया, तो फिर मेरे सामने मैम एक तो ये था कि अब तक जो चीज़ें मैंने की थी प्रीलिम्स या मेंस, वो हुँ, मैं इससे पहले 2 बार कर चुका था। जी। ये मेरे लिए एकदम नई चीज़ थी, जैसा कि आपने भी हुँ, हुँ, कहा। हुँ, तो मुझे ये था कि कैसे तैयारी करूँ? हुँ, मतलब मैं इसके लिए इंटरव्यू के लिए कोई कंटेंट तो होता नहीं है मैम। हुँ, जो आपके जीएस पेपर जो जीएस 1, 2, 3, 4 हैं, एक तो वो आपका कंटेंट होते हैं। बिल्कुल, दूसरा आपका डेफ आपका कंटेंट होता है। फिर बिल्कुल। तीसरा आपका हॉबीज़ और जो करंट अफेयर्स की उस टाइम घटनाएँ हुँ, चल रही हुँ, होती हुँ, हैं, हुँ, हुँ, यही सारा आपका कंटेंट रहता है। हुँ, हुँ, तो मेरे सामने कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी। हुँ, एक मुझे ये था मैम कि जब मैंने जो मीडियम का जो
मीडियम फिल करने का जो समय होता है हुँ। कि आप किस मीडियम में इंटरव्यू देना हुँ, हुँ, चाहते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तो मुझे ये था कि मैंने कभी इंग्लिश में कन्वर्सेशन किया नहीं था। मेरा कभी किसी से कोई पब्लिक इंटरेक्शन नहीं हुआ था। हुँ। इंग्लिश में अब तक लिखते आ रहा था। मैंने मेंस में ऑप्शनल सारी चीज़ें इंग्लिश में ही लिखी थी, बात लेकिन करना कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हुँ, नहीं थी। बिल्कुल। फिर भी मेरे अंदर ये था कि जब इतनी सारी चीज़ें मेंस मैंने किया है, प्रीलिम्स मैंने किया है, तो इंग्लिश सीखना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। और मेरे लिए कुछ सीखने वाला जैसा कुछ ख़ास था भी नहीं, क्योंकि मैं लिख रहा था तो मुझे आती थी। बस चीज़ें ये थी कि एक तो कॉन्फिडेंस की कमी थी, हुँ। दूसरा वो अपॉर्च्युनिटी मुझे नहीं मिल पाई थी कभी इंटरैक्ट करने की। हुँ, हुँ। तो एक दिल में अंदर से था कि ठीक है, अब मुझे अगर मौका मिलेगा इंटरव्यू का तो मैं हुँ, कर लूँगा। हुँ, और एक टाइम भी मिलता मेंस और हुँ, इंटरव्यू के हुँ। मेंस के रिज़ल्ट और इंटरव्यू के बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, एक हुँ। तो ये था मैम। तो पहली सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी तो यही थी कि उस टाइम तो सोच लिया, लेकिन जब चीज़ें सामने आती हैं तो फिर लगता है कि अब कैसे होगा? हुँ। तो एक मेरे लिए पहले इश्यू यही था कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव अच्छा करना। ये चीज़ बड़ी मतलब हालाँकि आपकी स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक या जी। यूपीएससी आंसर राइटिंग तक सब कुछ आपका इंग्लिश मीडियम में जी था। मैम। तो जी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो जी, लिटरली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे होते हैं जी। बट जब बारी आती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की, जी। तो वहाँ बीट जी। होते हैं। जी मैम। तो मेरा उनके लिए मैम यही सजेशन है, अगर मैं अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट करना हाँ, चाहूँगा तो हाँ। मेरा यही है कि आप इंग्लिश जानते हैं। आपने लिखा है, आप बहुत फ्लुएंट लिख रहे हैं। बस थोड़ी-सी कोशिश होती है कि आप अपने मित्रों में या अपने जो जिनसे आप परिचित हैं, हुँ, हुँ। उनमें थोड़ा-सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। हुँ, और जो इंग्लिश के पॉडकास्ट वगैरह हैं हुँ, या जो आप बॉलीवुड मूवीज़ भी इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। हुँ। तो ऐसा करके थोड़ा-सा आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कर आपको बहुत सकते हैं। थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत है, आप पहले से ही इंग्लिश में सही हैं। आपने कैसे इम्प्रूव किया? जी मैम। मेरे केस में मैम ये था कि मेरे फ्रेंड जो थे, तो मैंने उनसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने की कोशिश की थी, जो मेरे फ्रेंड्स थे उस हुँ, टाइम। और मैंने जो मॉक्स दिए थे, मैं मॉक्स में इंग्लिश में कम्युनिकेट हुँ, करता था। हुँ। फिर एक चीज़ ऐसी होती थी कि जैसे मॉक्स में भी सजेस्ट किया जाता था कि आप मिरर को फेस करते हुए इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने की बात कोशिश करिए। करें। हुँ। मैंने ये बहुत ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन शुरुआत में कुछ कोशिश की हुँ, थी। हुँ, हुँ, हुँ। और मेरी इंग्लिश काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छी थी। हुँ। मुझे ये मतलब पता नहीं था, हनुमान जी की तरह मुझे एहसास नहीं था कि मेरी इंग्लिश अच्छी है। तो वही था कि जब 1-2 मॉक दिए, पहले मॉक में मेरा पहला मॉक जो था वो काफ़ी मतलब एकदम ब्लंडर टाइप था। मेरी एक तो बॉडी पोस्चर बहुत खराब था। कॉन्फिडेंस का लेक था, तो एकदम बॉडी पोस्चर बहुत गंदा था और मैं इंग्लिश की हिचक की वजह से जो चीज़ें मुझे आ रही थी, मैं वो वो भी भी नहीं नहीं बोल पा हुँ, रहा था। पर हुँ, 1-2 मॉक देने के बाद में वो जो डर था, हुँ, वो धीरे-धीरे जाने लगा। हुँ, तो ऐसे करके मैंने इम्प्रूवमेंट हुँ, किया था। हुँ, 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 दैट्स ट्रू और अच्छा जिस दिन रियल इंटरव्यू हुआ, जी। उस दिन के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए? जी मैम। मैम, मैं मेरे रियल इंटरव्यू से पहले लगभग 12 से 13 मॉक दे चुका था। तो उस टाइम तक एक चीज़ ये थी कि मेरा डेफ मैं ठीक-ठाक कवर कर चुका था। करंट अफ़ेयर्स में मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब उस टाइम 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। प्लस मैम हाँ, जो उसके इंग्लिश के लिए आप बोल रही थी, उसके लिए एक चीज़ और मैंने की थी जो मैं भूल गया हुँ, था। हुँ, अ, मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो उस टाइम इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे हम लोग कनेक्ट हो गए थे। तो हमने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप में हम जो करंट अफ़ेयर्स की घटनाएँ थी, उनके ऊपर डिस्कशन करते थे। वो 6-7 लोगों का एक क्लोज़ ग्रुप था। उस ग्रुप में हम टॉपिक डिवाइड कर लेते थे कि हुँ, आपको हुँ, इस टॉपिक पर तैयार करना है। जैसे सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में थे। इज़राइल और फ़िलिस्तीन वाला वॉर, इस तरह के इश्यूज़ जो भी थे, जो चल रहे थे। हमने उन टॉपिक को डिवाइड कर लिया, सारे लोग उस पर पढ़ कर आते थे, लेकिन जिसका टॉपिक है वो ज़्यादा डेप्थ में स्टडी हुँ, करते थे। हुँ, फिर जो भी अपने उन्होंने नोट्स बनाए वो सर्कुलेट कर देते थे। तो हुँ, इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन भी और जो करंट अफ़ेयर्स हैं वो भी कवर हो जाते थे। हुँ, हुँ, तो हुँ, अब जब फाइनल मॉक की बारी आई, हुँ, तो मैं मेरे डेफ से 12 मॉक्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। जो करंट अफ़ेयर्स की चीज़ें थी, आईआर रिलेटेड या इकोनॉमी रिलेटेड थी, वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जा चुकी थी। तो फिर तब तक आते-आते मेरे दिमाग में ये चीज़ हो गई थी कि ये एक अनदर मॉक है। मतलब हालाँकि दिमाग में ये आता है कि रियल इंटरव्यू अलग है और मॉक अलग है, वो फ़ील हाँ, होता है मतलब अंदर से डर। आप जाते हैं धौलपुर हाउस जी, एंड वहाँ बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार जी। करना, तो वो कैसा एक्सपीरियंस जी था? मैम। मैम जैसे मैं जब मुखर्जी नगर से वहाँ तक गया था तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे। ये सबसे अच्छी बात मेरे साथ यही थी कि मेरे 6 या 7 दोस्त मेरे साथ थे। तो उन लोगों ने पूरे रास्ते में कभी फ़ील ही नहीं होने दिया कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अच्छा। उस दौरान हमने पढ़ाई के अलावा जो भी बातें हो सकती थी वो बातें की। हुँ, उनका एकदम फ़ोकस मेरा भी और मेरे दोस्तों का भी क्लियर था कि हमको आज ध्यान ही नहीं देना है कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। हमको जितना आपको काम रख सकते हैं, हुँ, जितना आपको खुश रख सकते हैं, उतना खुश रखेंगे। हुँ, हुँ, फिर हुँ, मैम बात आती है कि जब धौलपुर हाउस में एंट्री हो जाती है। तो मैं ये सोचकर जा रहा था कि भगवान मेरा इंटरव्यू एकदम पहले भी ना आए और सबसे लास्ट में भी ना आए, क्योंकि हुँ, एकदम पहले आ जाएगा तो थोड़ा फ़ियर रहता है कि हुँ, जैसे आपको पता रहे कि आप सेकंड हैं या थर्ड हैं, जो हुँ, कि वहाँ पे पता चल जाता है। हुँ, तो आप थोड़ा-सा अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लेते हुँ, हैं। पर अगर पहला होगा तो वो एकदम रैंडमनेस होगी। एक तो ये चीज़ थी मेरे दिमाग में, मेरे साथ हुआ भी यही
कि हम 6 या 7 लोग थे जो जिस बोर्ड में मेरा था उसमें हम 6-7 लोग थे। तो हुँ, मेरे से पहले एक लड़की थी, उनका इंटरव्यू था। मैं दूसरा था, मतलब मैं सेकंड था जिसका इंटरव्यू होने वाला था। तो मैं तब तक अपने दिमाग को सेट कर चुका था कि अब मेरा चांस आने वाला है। और इसके साथ-साथ मैंने कोशिश की, जब तक जो 30 मिनट का टाइम था जिसमें वो जो फर्स्ट वन थी, उनका इंटरव्यू चल रहा था, उस टाइम तक मैंने कोशिश की कि जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की ताकि मेरा ध्यान इंटरव्यू की तरफ ना जाए। हुँ, हुँ, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं? आप पहले सर्विस में या नहीं? इस तरह हुँ, की हुँ, बातें की। हुँ, ये सब करते-करते मेरा नंबर आ गया और तब तक मैं मुझे एकदम ये टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचूँ। हुँ, 1-2 मिनट का टाइम वहाँ मिलता है जब आप बोर्ड में एंट्री करने से पहले वो जो चेयर होती है रूम के बाहर, वहाँ बैठे होते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, वो मोमेंट था जिसमें मुझे फ़ील हुआ कि असल में आज इंटरव्यू होने वाला है। उस टाइम मैं थोड़ा प्रेशर में था। हुँ, लेकिन जैसे ही अंदर गया, मैं रूम में एंट्री की और सर को ग्रीटिंग की, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत कॉर्डियल रहता है। बहुत हुँ, फ्रेंडली नेचर के रहते हुँ, हैं हुँ। वो, तो अंदर वो सारा फ़ियर चला जाता है। तो अंदर जाके कैसा रहा आपका इंटरव्यू? जी। मैम, चेयरमैन सर ने पहले क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे। उनके जो क्वेश्चंस थे वो आईआर, पॉलिटी क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में था, और हुँ, ज्योग्राफी उससे रिलेटेड थे। तो हुँ, मेरे लिए ये चीज़ें आसान थी क्योंकि आईआर में मेरा इंटरेस्ट है और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है। हुँ, तो उनके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने आंसर किए थे। हुँ, उनके ये सारे क्वेश्चन आंसर करने से मेरा कॉन्फिडेंस फिर थोड़ा-सा बूस्ट अप हो गया। फिर बाकी जो 4 मेंबर थे उनके क्वेश्चंस भी मैंने इज़िली आंसर हुँ। किए। उनके भी क्वेश्चंस पॉलिटी, आईआर और ज्योग्राफी से ही रिलेटेड थे। तो वहाँ आपका लैंग्वेज बैरियर जो कन्वर्सेशन था इंग्लिश वो का मैम वो कोई एकदम दिक्कत नहीं नहीं आया। हुई? जी मैम, एकदम नहीं आया। इतना मतलब कंफर्टेबल थे आप बिल्कुल? जी मैम, एकदम हाँ, इतना कंफर्टेबल मैं था वो, हाँ, क्योंकि हाँ। मैं 12 जो मॉक्स से वो दे चुका था, ग्रुप डिस्कशन काफ़ी हो हुँ, चुका था इससे पहले। हुँ, तो वहाँ जाके एकदम सब नॉर्मल था और बहुत ज़्यादा इंग्लिश एज़ ए बैरियर नहीं आई वहाँ पे कि हुँ, इंग्लिश ने किसी बैरियर का काम हुँ, किया हुँ, हो। हुँ, 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 तो मैम, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ। जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला था, तो कम से कम ये मुझे एहसास हो गया था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है और डिसेंट मार्क्स मिल जाएँगे। मैं हुँ, नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 190 प्लस मिलेंगे या 200 मिलेंगे, हुँ, हुँ, पर मुझे ये भी था कि मुझे 160 या 165 भी नहीं मिलेंगे। मैं हुँ। अपने आप को मान रहा था कि 170, 180, 185 तक मुझे मिल जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, फिर लाइक इंटरव्यू होने के बाद से लेके अब रिज़ल्ट आने तक ज़्यादा कुछ वक़्त तो था नहीं, जी ज़्यादा मैम। कुछ समय नहीं था। जैसे जी। कि हमने शुरुआत में भी बात की, आपने बोला कि मुझे था एक्सपेक्टेड कि हो सकता है हो जी, जाए जी मैम। सिलेक्शन। जी, तो जब रिज़ल्ट आया, जी। उस दौरान सबसे पहले किसने आपको बताया, कैसे पता चला? मैम, मेरे दोस्त थे, मेरे रूममेट हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि रिज़ल्ट आ चुका है। हुँ, मैं पहले से प्रिपेयर्ड था कि रिजल्ट आने वाला है और मैं टाइम टाइम पर चेक भी कर रहा था। हाँ, हाँ। लेकिन जैसे ही फाइनल रिजल्ट आउट होने वाला था, तो उस दौरान मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं फ़ोन नहीं चला रहा था। हुँ, तो मेरे दोस्त आए, मेरे रूम पार्टनर जो हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि रिजल्ट आ चुका है और आपकी रैंक 239 है। हुँ, तो ये मेरे लिए एकदम रिलीविंग मोमेंट था कि ठीक है, क्योंकि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं टॉप 100 में आऊँगा। हुँ, बस एक ये जो मेरे अंदर फीलिंग थी, बस ये था, इतनी हम्बलनेस थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए, जो हुँ। मुझे लगता है ज़्यादातर सभी के साथ होती होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जैसे ये सुना कि 239 है, तो ये मेरे लिए एकदम खुश होने वाली फीलिंग थी हुँ, कि रैंक भी अच्छी है, चलो। तो सबसे पहले किसको बताया आपने घर जी। पे? मैंने मैम सबसे पहले अपनी माताजी को ही कॉल की थी ऑब्वियसली। हाँ। तो मेरी माताजी बहुत खुश थी उस टाइम, मेरी बहन भी आस-पास ही थी माताजी के, तो वो लोग भी काफ़ी खुश थे। क्या रिएक्शन था पापा-मम्मी का या घरवालों का? जी। अभी अभी तो मिले नहीं हैं तब से, जी मैम, अभी नहीं अभी मिला। जाने का क्या प्लान है? मैम, अभी 1-2 दिन में मैं निकलूँगा घर के लिए। अच्छा, जी। ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ज़िंदगी के लोग हैं, जी जिन्होंने मैम। तपस्या आपके साथ करी है, जी। वो भी वेट कर रहे जी हैं, मैम। है ना? तो जी। फ़ोन पे क्या रिएक्शन था? पापा का क्या रिएक्शन था? मैम, पापा का रिएक्शन यही था कि चलो आज अच्छा हुआ, जो लोग हम जो 2-3 साल से मेहनत कर रहे थे, आज वो पूरी हो गई। और फिर उनको मतलब मतलब इतना आसानी से बस यूँ ही बोल दिया? मैम, मेरे साथ तो उन्होंने यही कहा था, अब घर में क्या हुआ होगा वो मैम वो जाने। आपको भी न्यूज़-व्यूज़ से पता चल रहा है क्या कि मेरे घर में क्या हो रहा है? न्यूज़ वाले जा मैम, रहे माताजी हैं? से बात हो रही है, लेकिन हाँ, 1-2-3 मिनट से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, कि हाँ, वहाँ पे भी काफ़ी आना-जाना लोगों का लगा हुआ है हाँ और जी। मेरे साथ भी यही हो रहा है। हुँ। तो ये अब सारी अब चीज़ें। अब क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके घर वालों को लेके? पर्सनल लाइफ़ को लेके आपने इतने स्ट्रगल्स देखे हैं, घर वालों ने इतने देखे हैं स्ट्रगल्स। आपके पिताजी ने लिटरली बहुत कुछ, माताजी जी, ने बहुत सैक्रिफाइस करके आप लोगों को जी, इस मुकाम तक पहुँचाया है। जी। तो आगे क्या प्लान्स हैं? एज़ अ बेटा पूछ रही हूँ जी मैम। मैं। मैम, मेरे प्लान यही है कि पहले तो मैं अपनी बहनों को उनकी जो आगे की पढ़ाई है, जी। वो इंटरेस्टेड रहेंगी तो हुँ, उनकी पढ़ाई कराना और उनको हुँ, अच्छी जगह सेटल करना। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद में मैम जो अपने घर-वर की जो हालत है उसको इम्प्रूव करना, हाँ। और माता-पिता को मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे से उनको मतलब अब आने वाले फ्यूचर में उनको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए हुँ, और मैं उनको मतलब जितना अच्छे से खुश रख सकूँ, वो खुश रखने की कोशिश करूँगा। बिल बहनों की मतलब शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो वो सारी बिल्कुल, चीज़ें करनी है बिल्कुल, मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो आईएएस मिलने वाला है? मैम, उम्मीद यही है। उम्मीद यही जी। है।
तो अब जो न्यूज़ चैनल पे दिख रहा है कि पवन कुमार रैंक 239 के घर पे हैं अब, इसके बाद वो आईएएस पवन कुमार का घर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ और प्रभु से भी यही विनती है कि ऐसा ही हो। अच्छा, कभी मंदिर-वंदिर जाते थे आप? जी मैम, मैं पूरी तरह से धार्मिक आदमी हूँ और मेरा भगवान में मतलब स्पिरिचुअलिटी में मेरा काफ़ी बिलीव है। हाँ, हाँ। वो मैम मतलब ऐसे होता है कि जब कभी लगता है कि स्ट्रेस है या मतलब ऐसा लगता है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं इतनी डिफ़िकल्ट, तो उस टाइम वो रिलीविंग चीज़ें होती हैं। वो थोड़ा-सा मन को शांति मिलती है और मेडिटेशन से मतलब एकदम दिमाग स्टेबल रहता सो है। अकॉर्डिंग टू यू मेडिटेशन करना चाहिए हुँ। स्टूडेंट्स को? जी मैम, काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब 5-10 मिनट का टाइम निकालना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन जितनी भी की थी उससे एक चीज़ फ़ील होती है कि मतलब स्टेबिलिटी के लिए और कामनेस के लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जब जब आपकी लाइफ़ इतनी हेक्टिक हो, आपको हुँ, इतने हुँ। सारे सिलेबस पढ़ने हैं हुँ, हुँ। और पीयर प्रेशर होता, सोसाइटल प्रेशर होता, तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हों। आपका लिए वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन ही करें। मतलब आइडियली तो यही है कि आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, पर अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो एक आपका एक लीवे होना चाहिए। एक अच्छा। एंटरटेनमेंट का रूट आपका होना चाहिए, जिससे आप अपने आप को काम और कंपोज़ रख सकें। हुँ, और हुँ। परसिवरेंस इतनी ज़्यादा रखनी मैम एकदम पॉसिबल नहीं होती है कि आप 2-3 साल तक लगातार वही उसी परसिवरेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें। हुँ, तो हुँ। ऐसे में साइड बाय साइड आपको अपना मतलब जो दैनिक एक्टिविटी है, उनको भी उसी तरह प्लान करना चाहिए। जैसे सोसाइटल प्रेशर की आपने बात करी, तो जी, किस तरीके का सोसाइटल प्रेशर आप पर था? अगर जी। बोलें तो? मैम सोसाइटल प्रेशर ऐसे था कि मैम जैसे मेरे जो बैकग्राउंड है वो सभी को पता था मेरे गांव में। तो उन सबका यही कहना था कि यार आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा एग्जाम है और मतलब अच्छे अच्छे लोगों का नहीं हो पाता है। तो और आपके तो वैसे भी संसाधनों का अभाव है, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। आपको कोई वन डे जो जॉब है जो 12th के बाद में मिल जाती हैं आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। हुँ। और कि आपकी बहनें भी हैं और घर परिवार भी आपको देखना है, तो आपको कोई भी वन डे एग्जाम ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैम वो प्रेशर इतना ज़्यादा था ना कि वो क्वेश्चंस जो होते थे लोगों के, वो कि भैया अभी हुआ है या नहीं हुआ है, अभी कितना टाइम लगेगा, हुँ, हुँ। अब तो आपको कोई दूसरी जॉब देख लेनी चाहिए। मतलब वो ऐसे लगते थे कि मैंने मतलब बहुत दिन तक मेरा गाँव में जाना भी कम हो गया था। मतलब ऐसे रहता था कि बस जब एकदम ज़रूरी है तभी जाऊँ मैं और जब गाँव में भी जाना होता था, तो कोशिश यही रहती थी कि मैं पूरे दिन घर में रहूँ, बाहर ज़्यादा ना निकलूँ, लोगों से पब्लिक को मिलते फेस ना नहीं थे करना आप। पड़े। तो आप वही। कैसे डील करते थे ऐसे चीज़ों से? ऑब्वियसली मेंटली कई जी, बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट कर जाती हैं, जी, प्रेशराइज़ करती हैं। कैसे जी डील मैम। करते थे? मैम ये जैसे इंसान मतलब मशीन तो है नहीं, वो जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सभी को आते ही हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कई बार ऐसा होता था कि ये ब्रेक डाउन करने वाले मोमेंट होते थे। लेकिन उस टाइम में जो दोस्त हैं उनसे शेयर कर लिया या फिर जो अपने अचीवमेंट हैं उनके बारे में सोच लिया कि 12th में मेरी 90% थी और मैंने प्रीलिम्स पहली बार में काफ़ी क्लोज़ पहुँच गया था, सेकंड में मेंस लिखा है। तो मैं अपने अचीवमेंट को याद करने की कोशिश करता था। उन लोगों के बारे में सोचता था, जो मेरे जैसे हैं, जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को चेंज किया है। तो ये हुँ। चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी। प्लस मैम जो मेरी फैमिली है, उन लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर नहीं दिया था। 12th के बाद में कहा था कि आप जॉब कर लें, लेकिन जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो उनका फुल सपोर्ट था। उनका कहना था कि आप जैसी भी कंडीशन में हैं, हम आपको पढ़ाएँगे और अभी आप दीजिए, अब जैसे होगा फिर आगे देखा जाएगा। जैसे आपने बात करी संसाधनों के अभाव की, जी, तो ऑब्वियसली आप बाहर रहे हैं, बाहर से आपने पढ़ाई की है प्रयागराज, फिर दिल्ली, जी, तो मॉडर्न दुनिया है। जी, अच्छे-अच्छे लोग इक्विपमेंट्स लेके, गैजेट्स जी, लेके आस-पास घूमते, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब एक व्यक्ति के मुझे पता है, हालाँकि जी, मैच्योरिटी इज़ वेरी बिग थिंग, जी, बट कभी अगर ऐसा लगा हो कि हमारे पास क्यों नहीं है या किसी जी। चीज़ की ज़रूरत है और वो नहीं हो पा रही है जी। पूर्ति? मैं मेरा ऐसा था कि मैं पहले से मतलब थोड़ा-सा कम सोशल हूँ। हुँ, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा जो सोशल सर्किल है बहुत बड़ा नहीं है। हुँ, दूसरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना मैम वो खेल-कूद में शुरू से नहीं रहा है। वो मेरी जो अपब्रिंगिंग थी या मेरी जो परिस्थितियाँ थी उनकी वज़ह से मेरा जो मतलब इंटरेस्ट एरिया है हुँ, वो खेल-कूद में उतना नहीं रहा। मैं किसी भी खेल में अच्छा नहीं हूँ। हुँ। तो खेलना-कूदना मेरे लिए एकदम बंद था। मेरा बस यही रहता था कि जब एंटरटेनमेंट करना है या जो डेविएशन मेरे लिए था वो मूवीज़ ही मेरा मूवीज़ डेविएशन थी। होती थी। जी, अच्छा, तो कभी ऐसा लगा नहीं वो एक्चुअली अभी न्यूज़ आर्टिकल में एक जगह मैं पढ़ रही थी, जी। तो आपकी सिस्टर ने भी बोला है वो मोबाइल फ़ोन की कोई कहानी है? जी मैम, जी। और मैं ऐसे था कि जब कोविड ईयर था और मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी कर रहा था, तो कोचिंग तो मेरे पास थी नहीं। हाँ, हाँ। उस टाइम चैलेंज ये था कि स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, जिससे हुँ, कि मैं इंटरनेट का यूज़ करके पढ़ाई कर सकूँ। तो हुँ, वही मैम अब नया फ़ोन लेना उस टाइम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि कोविड में तो वैसे भी आर्थिक गतिविधि कोई चल नहीं रही थी। खेती में भी मैम यही था कि खेती जो है वो वेदर पर डिपेंड करती है और जो दुग्ध-वुग्ध हैं उनके भी पैसे कम हो गए हुँ, थे। हुँ, तो हुँ, काफ़ी सारी चैलेंजेज़ थे, तो वैसे में नया फ़ोन खरीदना संभव नहीं था। तो फिर फैमिली ने पैसे अरेंज करके हुँ, सेकंड हैंड फ़ोन लिया था। हुँ। ताकि उस टाइम जो मेरी मैं घर से तैयारी कर रहा था वो हो पाए।
अब नया फ़ोन लेंगे? मैम वो जब सैलरी आएगी तो फिर सोचा जाएगा उसके बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अब लिस्ट बनाइए आप अपनी, जिन-जिन चीज़ों का अभाव रहा है, जी, वो आगे पूर्ति होनी चाहिए एंड जी, आई गेस आपने इतनी मेहनत करी है। अच्छा, जी। मूवीज़ की बात करें, कौन-सी फ़ेवरेट मूवी है आपकी? हाँ मैम, फ़ेवरेट मूवी में मेरी जो फ़ेवरेट मूवीज़ हैं वो मैम जैसे एक तो कुछ सोशल इश्यू बेस्ड मूवी मुझे काफ़ी पसंद आती थी और हुँ। थ्रिलर मूवी जो होती है मुझे काफ़ी पसंद हुँ, आती हुँ, हैं। हुँ, हुँ, जैसे वेब सीरीज़ में मैं बात करूँ हुँ। तो केके मेनन सर की स्पेशल ऑप्स हाँ, है। आपने मुझे बताया था जी, स्पेशल ऑप्स, हाँ, हाँ। इमरान हाशमी सर की बार्ड ऑफ ब्लड हुँ, है, हुँ, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। मुझे पसंद थी। फैमिली मैन है वो मुझे हुँ, हुँ, पसंद हुँ। थी। हुँ, तो इस तरह की मैं वेब सीरीज़ देखता था और हुँ, मूवीज़ में मैम जो थ्रिलर मूवीज़ हैं, स्पेशली जो स्पाई थ्रिलर मूवीज़ हुँ, होती हैं वो हुँ। मुझे पसंद आती हैं। तो अच्छा, तो पवन जी लास्ट में बताइए अभी क्या इमोशंस हैं? मैम अभी तो ट्रू एकदम इमोशंस अच्छा जी मैम बताइए। अभी तो मैम अच्छा लग रहा है जैसे अलग-अलग लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है हुँ, और कई जगह जाने का मौका मिल रहा है, काफ़ी अच्छे हुँ, लोगों से मुलाकात हो रही है, तो मैम हुँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। और अब घर जाने की तैयारी है। जी मैम, घर सो जाने की एट तैयारी लास्ट है। जैसे शुरुआत हमारी हुई थी कि जी, जो बच्चे इतने सालों से कर रहे हैं, नहीं निकल पाते हैं, जी। नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए कुछ आप लास्ट वर्ड्स बोलना चाहेंगे? जी मैम। मैम मेरा मतलब ऐसे लोगों के लिए एक सजेशन है कि एक तो आप अपना मतलब 2 या जब आपके 2 अटेम्प्ट हो गए हों, तो कहीं न कहीं आप प्लान बी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए, पहली हुँ, चीज़ तो हुँ, मैम। हुँ, हुँ। और दूसरा ये है कि कुछ मतलब गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जो लोग एटलीस्ट मेंस निकाल रहे हैं और इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एक मैम या तो कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, हुँ, उनके बारे में आप सोच सकते हैं क्योंकि जिसने इंटरव्यू क्वालीफाई नहीं किया है और हुँ, जिसने इंटरव्यू क्वालीफाई किया है, एक बहुत हुँ, थिन बाउंड्री है। बिल्कुल। वो इक्वली पोटेंशियल उनके अंदर है जो सेलेक्ट हो गए हैं उन कैंडिडेट के बराबर ही वो पोटेंशियल है। हुँ, दूसरा में मेरा यह है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर है और हुँ, जहाँ पे जैसे ज़रूरी नहीं है कि सारे कैंडिडेट ह्यूमैनिटीज़ वाले बैकग्राउंड से हों। दैट्स ट्रू। कुछ लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, कुछ लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी ये कंसीडर करना चाहिए कि जो लोग एलिजिबल हैं, उनकी एलिजिबिलिटी को ध्यान में देखते हुए हुँ, उस हुँ। अकॉर्डिंग उन्हें जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल और अभी आप तनु मैम से मिले ही हैं। जी तनु मैम मैम। का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, जब तथास्तु उन्होंने शुरू किया तो उनका यही था कि बहुत सारे बच्चे 3-4 साल अटेम्प्ट्स देने के बाद जी, जब जॉब के लिए जाते हैं, अनफॉर्च्यूनेटली नहीं निकाल पाते हैं, जी, तो उनके पास नौकरी नहीं होती है। उन्हें जी, नौकरी के लिए कोई लेता नहीं है। जी। सो दैट्स द सेम थिंग यू आर यस सेइंग मैम। कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जी। गवर्नमेंट की भी तरफ से। इसके साथ-साथ मैम मैं एक और चीज़ हुँ, ऐड ऑन हुँ। करना हुँ, चाहूँगा कि हुँ। जैसे काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होते हैं, जी। स्किल डेवलपमेंट के जी, प्रोग्राम होते जी। हैं। तो हम ऐसे प्रोग्राम के बारे में भी सोच सकते हैं। जैसे इग्नू काफ़ी मतलब जो अ, ओपन यूनिवर्सिटी है, वो काफ़ी ऐसे सारे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, वो प्रोवाइड कराता है। हुँ, तो मेरा भी मैंने जब सर्च कर रहा था, तो मेरा भी ध्यान था कि इग्नू से भी मैं जैसे मास कम्युनिकेशन है या इवेंट मैनेजमेंट है, ऐसे अगर कोई शॉर्ट कोर्स अवेलेबल हैं, तो मैं वो अपनी स्किल डेवलप कर सकता हूँ। तो हुँ। इस तरह की चीज़ों पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए और काफ़ी लंबी बातचीत हो गई आपसे एंड आई होप आपने एन्जॉय किया इस जी मैम। कन्वर्सेशन को यस और अभी मैम। तो ये रिपीटेशन मोड पर ही चलेगा जी। कुछ टाइम तक जी। आपको हर जगह बार-बार अपनी ही कहानी दोहरानी पड़ेगी, यस मैम। है ना? और लबासना भी जाना है, जी मैम, तो होपफुली मैम। होपफुली क्या ऑफ कोर्स जी। जाएँगे। दिस इज़ समथिंग लाइक ड्रीम ऐसे कभी सोचते थे क्या? अच्छा मैम जैसे आगे की चीज़ें इमेजिन ही नहीं होती थी। मतलब जैसे था ना दिमाग के आगे एक पर्दा था हाँ, हाँ। जो मैम इस बैकग्राउंड से उठे हैं ना तो मैम आगे का बहुत ज़्यादा नहीं पता था। बस ये था कि ये अचीव करना है। उसके बाद में क्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। ये था कि करना क्या है आगे जाके। वो क्लियर था कि हाँ, अपने जैसे लोगों के लिए, जो समाज के लिए जो भी चीज़ें हैं, वो अच्छी चीज़ें हैं, वो करनी है। ईमानदारी रखनी है और जो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन लाइफ़ कैसी होगी उसके बारे में इमेजिन नहीं किया था अमेज़िंग, कि अमेज़िंग। लव आसना में क्या होता है। हुँ। उसके बाद में घर, गाड़ी ये सब क्या होगा, ये सब इमेजिन नहीं किया था। उस टाइम सिर्फ़ ये था कि अपनी जो कंडीशंस हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट होगा और ट्राई करूँगा कि जो मैंने चीज़ें फेस की हैं, मैं उनको सही करने की कोशिश करूँ। दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू तो अभी भी आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं साथ में? ऐसा कुछ है? यस मैम, मैं अपनी तरफ से मैम कोशिश करता हूँ गाइडेंस कि देते जो हैं? जूनियर्स हैं, मैं उनसे इंटरैक्शन करूँ और जो जितना मैं जानता हूँ, जो मेरी कैपेसिटी में है, मैं उन्हें वो बताने की कोशिश करूँ। मैं गाँव में भी जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो वहाँ छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे बातचीत करूँ और मैं जितनी हेल्प कर पाऊँ, मैं अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करूँ। डू यू वांट आपकी जो छोटी बहनें हैं उनमें से भी कोई और यूपीएससी की तैयारी करे? एकदम मैम, अगर वो विलिंग हैं, तो मैं उन्हें फुली कोऑपरेट करूँगा और हाँ, मैं हाँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वो तैयारी करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए जी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन टू लिसन हिज स्टोरी। ऑब्वियसली आपने बहुत जगह सर की कहानी पढ़ी होगी और ये जो
एक कॉन्वर्सेशन था, एक जो टॉक थी, टॉपर्स टॉक थी, इसमें हमने पवन सर से बहुत सारी बातें करी, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी, डिटेल में डिस्कशंस करे कि उनकी जो जर्नी रही है 3 अटेम्प्ट्स की, वो कैसी रही है। आई होप आप लोगों को इस कॉन्वर्सेशन को सुन के, इस टॉक को सुन के कुछ ज़रूर यूज़फुल मिले और आपकी जर्नी में मदद कर सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस।